पेंटागन के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं माना जाता। यूएस एयरफोर्स ने कभी इसकी पब्लिक कॉन्फर्मेशन नहीं दी, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई क्लियर फोटोग्राफ नहीं, कोई पब्लिक रिवील नहीं। लेकिन इसके बावजूद सैटेलाइट्स ने उसे कैप्चर कर लिया है। नेवाडा के डिजर्ट स्काई में एक फ्लाइंग विंग सिलुएट देखा गया, B-2 बॉम्बर जैसा शेप, लेकिन उससे छोटा, ज्यादा क्लीन और पूरी तरह स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड। डिफेंस एनालिस्ट्स ने उसे एक नाम दिया, RQ-180, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे ऑफिशियली कभी बताया नहीं गया। एक हाई एल्टीट्यूड स्टेल्थ सर्वेलेंस ड्रोन जो रेडार पर लगभग इनविजिबल हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि यह एयरक्राफ्ट रियल है या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर यह स्काई में मौजूद है तो यह किस पर नजर रख रहा है? साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट या फिर चाइना के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर? RQ-180 कोई फाइटर जेट नहीं है और न ही कोई ट्रेडिशनल बॉम्बर। यह एक इंफॉर्मेशन वेपन है। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे पावरफुल चीज मिसाइल या बॉम्ब नहीं होती, बल्कि इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी होती है। जो पहले एनिमी को देख लेता है वही बैटलफील्ड कंट्रोल करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार RQ-180 को 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतनी ऊंचाई जहां कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स स्ट्रगल करते हैं। इसका फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन रेडार क्रॉस सेक्शन को बेहद कम कर देता है, जिससे रेडार पर इसका सिग्नेचर किसी बर्ड जैसा दिख सकता है या शायद कुछ भी नहीं। और अगर कोई एयरक्राफ्ट दिखाई ही न दे तब बैटलफील्ड का बैलेंस क्वाइटली बदलने लगता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की असली ताकत सिर्फ स्टेल्थ नहीं है। माना जाता है कि RQ-180 एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड कैरी करता है। इसका मतलब यह सिर्फ इमेजेस कैप्चर नहीं करता, बल्कि रेडार इमिशन सुन सकता है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स इंटरसेप्ट कर सकता है और एनिमी एयर डिफेंस नेटवर्क्स की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग कर सकता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही बैटलफील्ड का इनविजिबल ब्लूप्रिंट तैयार। और जब बैटलफील्ड पहले से मैप्ड हो तो जीत सिर्फ टाइमिंग की रह जाती है। यही कारण है कि इसे ब्लैक प्रोजेक्ट कैटेगरी में रखा गया है। यूएस मिलिट्री में कुछ प्रोग्राम्स इतने क्लासिफाइड होते हैं कि उन्हें स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम्स कहा जाता है, जहां प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों को भी सिर्फ उतनी जानकारी दी जाती है जितनी उनके हिस्से के लिए जरूरी हो। लेकिन RQ-180 की सबसे स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी सिर्फ सर्वेलेंस तक सीमित नहीं मानी जाती। कुछ डिफेंस रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि यह प्लेटफॉर्म सिक्योर डेटा रिले नोड की तरह भी काम कर सकता है। इसका मतलब यह बैटलफील्ड के अलग अलग एसेट्स, सैटेलाइट्स, सबमरीन्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स और नेवल फ्लीट्स के बीच एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ब्रिज बना सकता है। हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होने की वजह से यह लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन एडवांटेज देता है, जिससे लॉन्ग रेंज कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम टारगेटिंग पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा है तो RQ-180 सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि नेटवर्क इनेबलर भी है। यह एनिमी रेडार सिस्टम्स को एक्टिवली जैम न करे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स और ब्लाइंड स्पॉट्स को डिटेक्ट करके एलाइड स्ट्राइक सिस्टम्स को फीड करे। मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स लेयर्ड होते हैं। उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ मिसाइल पावर नहीं, प्रिसिस इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग जरूरी होती है। RQ-180 शायद उसी इनविजिबल प्रिपरेशन का हिस्सा है। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि इस ड्रोन को नॉर्थरॉप ग्रूमन ने डेवलप किया, वही कंपनी जिसने B-2 स्टील्थ बॉम्बर बनाया था। यह कोइंसिडेंस नहीं लगता। पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने एग्रेसिव एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल स्ट्रैटेजी बिल्ड की है। एडवांस्ड रेडार्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जरिए उसने अपने एयर स्पेस को हेविली डिफेंडेड जोन में बदल दिया है। अगर ताइवान या साउथ चाइना सी में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएस फोर्सेस को बैटलफील्ड में एंटर होने से पहले एनिमी डिफेंसेस का डिटेल्ड मैप चाहिए होगा। यही वह जगह है जहां RQ-180 जैसे प्लेटफॉर्म्स क्रूशियल हो जाते हैं। साइलेंट, इनविजिबल और एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हुए यह एनिमी रेडार साइट्स, मिसाइल बैटरीज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को क्वाइटली मॉनिटर कर सकता है, बिना किसी ड्रामेटिक एक्सप्लोजन या पब्लिक रिवील के। कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि RQ-180 फ्यूचर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स के लिए टारगेटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन्स को प्रिसाइज टारगेटिंग डेटा ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड ISR प्लेटफॉर्म से मिल सकता है।
ये एयरक्राफ्ट खुद अटैक नहीं करता, लेकिन बैटलफील्ड तैयार करता है, और कई बार सबसे डेंजरस वेपन वही होता है जो दिखाई नहीं देता। पब्लिक डोमेन में इसकी बेहद कम इमेजेस मौजूद हैं। कोई एयर शो अपीयरेंस नहीं, कोई ऑफिशियल अनवेलिंग नहीं। B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर को इवेंचुअली रिवील किया गया, लेकिन RQ-180 अब भी शैडो में है। शायद इसकी रियल वैल्यू इसी मिस्ट्री में है। अगर एडवर्सरीज को यह भी निश्चित न हो कि स्काई में कौन सा प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो डिफेंस प्लानिंग खुद ब खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी भी एक वेपन बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू एंड्योरेंस है। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट की तुलना में कई घंटों तक, कभी-कभी 24 घंटे से भी ज्यादा मिशन पर रह सकते हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। बैटलफील्ड की पिक्चर स्टैटिक नहीं होती। मिसाइल बैटरीज मूव करती हैं, रेडार्स रिपोजिशन होते हैं, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंस के बिना रियल टाइम डोमिनेंस इम्पॉसिबल है। RQ-180 का एडवांटेज शायद इसी सस्टेन्ड इनविजिबिलिटी में छिपा है। और यहां एक और अनसेटलिंग थॉट सामने आता है। अगर RQ-180 आज ऑपरेशनल है, तो ब्लैक प्रोजेक्ट इकोसिस्टम में इसका अगला वर्जन पहले से एग्जिस्ट कर सकता है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी अक्सर पब्लिक नॉलेज से कई साल आगे होती है। जो प्लेटफॉर्म्स हमें आज दिखाई देते हैं, वे शायद ऑलरेडी आउटडेटेड हों। मॉडर्न वॉरफेयर में फाइटर जेट्स हेडलाइंस बनाते हैं और मिसाइल्स हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्लेटफॉर्म्स साइलेंट रहते हैं। RQ-180 शायद उन्हीं साइलेंट वेपन्स में से एक है, ऑफिशियली डिनाई किया गया, पब्लिकली इनविजिबल लेकिन स्ट्रेटेजिकली बेहद वैल्यूएबल। और अगर फ्यूचर में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो संभव है कि बैटलफील्ड शुरू होने से पहले ही यह इनविजिबल प्लेटफॉर्म स्काई में मौजूद हो, क्योंकि कुछ वेपन्स दिखाए नहीं जाते, सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। RQ-180 शायद उन्हीं में से एक है। अगर आपको मॉडर्न वॉरफेयर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी की ऐसी डीप, स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करते, हम समझते हैं कि बैटलफील्ड एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन और इनविजिबिलिटी से जीते जाएंगे।